Okay, so hello bachon, this is Abhishek sir from Moti Commerce Academy and here we again with another one shot video revision economics chapter number 4 banking and monetary policy। देखिए मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर करके आपको कोशिश करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक और चीज, बोर्ड का एग्जाम नजदीक है आपका। अगर व्हाट्सएप चैनल में, अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको वहां पे लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ऐड हो सकते हो। ठीक है, ये नंबर मेंशन कर लीजिएगा और ये नंबर पे हाय सर करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहां से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। बैंक दो टाइप का होता है, एक कमर्शियल बैंक एंड दूसरा सेंट्रल बैंक। वो दोनों का एकदम क्या बोलते हैं, एकदम पूरी तरीके से रिवीजन करके खत्म कर लेंगे। फंक्शंस उसके क्या है, सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है, सारे टाइप के फंक्शन। एक और टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मॉनेटरी पॉलिसी। वो मॉनेटरी पॉलिसी को भी बहुत अच्छी तरीके से अपन कवर करेंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो रिवीजन का मेरा इतना मकसद है कि भाई आपका एग्जाम आ रहा है पास में, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कि भाई ये चैप्टर में बैंक का मतलब क्या होता है ना। बैंकिंग टॉपिक से शुरू करेंगे। तो बैंक का मतलब क्या होता है, तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट। देखिए बैंक एक इंस्टीट्यूट, ये बैंक है मान के चलिए, तो बैंक का काम क्या होता है भाई, बैंक एक खुद में एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। तो एक खुद में एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, जिन भी लोगों के पास सरप्लस अमाउंट है, मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा बचता है, उनसे वो डिपॉजिट करवाता है पैसा, एंड जो इनके पास पैसा आता है उसी को क्या कर देता है, लेंड कर देता है फॉर द कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, बिजनेस चलाना, एग्रीकल्चर के लिए, कोई भी रीजन के कारण ये बैंक क्या कर देता है, लोन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये प्रोवाइड कर, तो यहां पे देख लीजिए, मैं लाइन बता देता हूं। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड प्रोवाइड क्रेडिट्स एज पर रिक्वायरमेंट। पब्लिक से क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है, एंड क्रेडिट्स, क्रेडिट्स का मतलब उधारी देता है लोगों को, है ना, जैसे लोन के थ्रू देता है ना, वही चीज को हम बोलते हैं क्रेडिट। बैंक के बारे में दो टाइप के बैंक के बारे में पढ़ने वाले हम, एक है कमर्शियल बैंक और दूसरा है सेंट्रल बैंक। थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक वो बैंक्स हैं जो, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो बताया ना, बैंक के बारे में आपने पढ़ा ना, यही काम करता है कमर्शियल बैंक, है ना। प्रॉफिट बनाने के लिए इसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट बनाना। ये काम करके, क्या काम करके, पब्लिक का डिपॉजिट अपने पास सिक्योर करके रख के एंड क्रेडिट प्रोवाइड करके, है ना। इस तरीके से कमर्शियल बैंक क्या करती है, प्रॉफिट बनाती है। सेंट्रल बैंक क्या है भाई, सेंट्रल बैंक इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आरबीआई जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, है ना, 1935, एंड नेशनलाइज हुआ था 1949 में। याद रखेंगे ये डेट को, एमसीक्यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का एक्ट पूछा जाता है कि आरबीआई कौन से एक्ट के तहत, तो 1934 में आरबीआई का एक्ट लाया गया था। एस्टैब्लिश अलग है, एक्ट अलग है। एक्ट पास हुआ था 1934 में, लेकिन एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1935 में। ये डेटा इसको ध्यान में रखिएगा। कितने करोड़ का अगर पूछ लिया जाए तो पेड अप कैपिटल था 5 करोड़, है ना। 5 करोड़ का पेड अप कैपिटल के साथ 1935 में आरबीआई को शुरू किया गया था। ठीक है, कमर्शियल बैंक हमारे लिए, नॉर्मल लोगों के लिए काम करती है, लेकिन सेंट्रल बैंक हमारे लिए काम नहीं करती। सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो सभी बैंकों को मैनेज करने का काम करती है, एंड इट वर्क फॉर द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये उनके लिए बैंक के तौर पे काम करता है। हमारे लिए जैसे ये बैंक है, गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, जिसमें और भी कॉन्सेप्ट में क्लियर करने का ट्राई करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि बैंक दो टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है हमारा कमर्शियल बैंक एंड सेकंड वन इज सेंट्रल बैंक। ठीक है, वो दोनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक को समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो सिंपल, अ कमर्शियल बैंक इज अ बिजनेस यूनिट विच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है भाई, जितने भी आप अपना पैसा डिपॉजिट करना, वहां से पैसा लोन लेना, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है फॉर
प्रॉफिट, मतलब बैंक का जो मीनिंग था वही सेम मीनिंग आपका कमर्शियल बैंक का रहने वाला है, ठीक है। ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर प्रॉफिट पर्पस। ओके, फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं सर, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या इसके फंक्शंस होने वाले हैं। पहला फंक्शन, और हम है ना पहले मेन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, देन हम सेकेंडरी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन करके दिया है। प्राइमरी फंक्शन इन द सेंस मेन फंक्शन बैंक्स क्या परफॉर्म करती है। पहला जो इनका मेन काम होता है वो होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, हमारा पैसा वहां पे जमा करवाना। हम लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, है ना, तो हम 4 तरीके से बैंक को अपना पैसा जमा करने के लिए देते हैं। वो चारों तरीका कौन सा है भाई? एक तो है हमारा सेविंग अकाउंट, चारों के बारे में मैं डिस्कस भी करता हूं। दूसरा है हमारा करंट अकाउंट, थर्ड वन इज रिकरिंग अकाउंट, and fourth fixed deposit account, fixed deposit account। ये 4 तरीके से बैंक हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। ये चारों तरीके का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है हमारे को अपने स्टडी में। देखिए सेविंग अकाउंट में कैसा होता है भाई कि सेविंग अकाउंट में जो भी आपका सरप्लस अमाउंट है आप वहां पे रख सकते हो, ठीक है। इस पे आपको बैंक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है ना। जो भी पैसा आपका वहां पे पड़ा रहेगा आपके बैंक अकाउंट में एज अ डिपॉजिट रहेगा, उस पे आपको बैंक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। आपको चेक की फैसिलिटी मिलती है ना, लेकिन चेक की फैसिलिटी, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज आपको सेविंग अकाउंट में अवेलेबल होती है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप समझा सकते हो, ठीक है। आप अपने पैसे को निकालें, आपको एटीएम फैसिलिटी दी जाती है ना, डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और एक चीज कि भाई इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपको डेली विड्रॉल और क्या बोलते हैं डिपॉजिट में एक लिमिट होता है, एक अमाउंट सेट होता है अकॉर्डिंग टू योर बैंक, इट डिपेंड्स अपॉन योर बैंक। हाँ, ये आपके बैंक पे डिपेंड करेगा कि भाई आपके बैंक ने कितनी लिमिट रखी है। किसी बैंक में 20,000 रहता है, किसी बैंक में 30,000 रहता है, तो वो दिन का आप कितना उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, कितना विड्रॉ कर सकते हो, उसका एक लिमिट होता है सेविंग अकाउंट में। और ये कोई भी बंदा ओपन कर सकता है, नॉर्मल आदमी, ठीक है। आते हैं करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है भाई? तो करंट अकाउंट मोस्टली जो होता है वो बिजनेसमैन ओपन करता है, ठीक है। ये ज्यादातर, ऐसे तो नॉर्मल आदमी भी ओपन कर सकता है। ये 2 अकाउंट पे खुलता है, एक आपका पर्सनल अकाउंट पे भी खुल सकता है, पर्सनल नेम पे भी खुल सकता है, और ये बिजनेस के नाम पे भी ओपन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऐसा जो अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन यूज करते हैं। इस पे कोई भी इंटरेस्ट आपको पेमेंट नहीं किया जाता है ना। जो आपका पैसा पड़ा है ना, उस पे कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता। करंट अकाउंट एक ऐसा बॉक्स जैसा होता है जिसमें आप पैसा डाल रहे हो, निकाल रहे हो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिजनेसमैन को डे टू डे बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट वगैरह की फैसिलिटी आपको नहीं होती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी यहां आपको अवेलेबल होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर? कि आपके बैंक में कभी पैसा नहीं भी पड़ा है ना, तो आप वहां से पैसा यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। बाद में आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उस पे, ठीक है। इस पे कोई भी लिमिट नहीं होता, कोई भी दायरा नहीं होता कि आप दिन का इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बढ़ते हैं रिकरिंग अकाउंट पे। रिकरिंग अकाउंट क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट आपको हर मंथ उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट, है ना। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने बोला कि मैं अपना एक रिकरिंग अकाउंट ओपन किया हूं 5,000 पर मंथ का, तो वो 5,000 मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट होता रहेगा, है ना, रिकरिंग अकाउंट में जाता रहेगा। एक फिक्स अमाउंट मेरे को उसमें हर महीने डिपॉजिट करना कंपलसरी रहता है। अगर नहीं मैं डिपॉजिट करता हूं तो उस पे मेरा चार्जेस लगते हैं, ठीक है, मुझे चार्जेस भरने पड़ते हैं। तो रिकरिंग अकाउंट जो होता है इट पेज हायर इंटरेस्ट देन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो है उससे ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और एक फिक्स टर्म के लिए, हम फिक्स टर्म बोलेंगे तो 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कुछ लोग रिकरिंग अकाउंट अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक फिक्स अमाउंट हर महीने इसमें डिपॉजिट करना कंपलसरी है। बढ़ते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है सर? फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है आपको, ये हम फिक्स्ड टर्म के लिए करते हैं, फिक्स्ड टर्म। लेट सपोज करते हैं फॉर 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स। सब लोग अपने अपने, कोई अपने बच्चों के शादी के लिए पैसा फिक्स करके रखता है, कोई। रिकरिंग अकाउंट क्या था? हर महीने फिक्स। अगर फिक्स्ड अमाउंट में कंफ्यूज मत हो जाना, फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ, है ना। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में कैसा होता है? एक फिक्स अमाउंट एक बार डाल दिया, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, बस उस पे जो भी है। और ये सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट
अपने को प्रोवाइड करता है ये चारों अकाउंट के बीच में। ठीक है, तो यहां पे ये चारों पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा। देन अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। हमको बैंक्स जो है ये क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। भाई क्रेडिट फैसिलिटीज में 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ये हमको शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन देता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन देता है, मिड टर्म के लिए भी लोन देता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन देता है। ये चारों पॉइंट को, अच्छा रेड वाला मार्कर दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीजों के लिए प्रोवाइड। शॉर्ट टर्म क्या है भाई? अगर 1 साल से कम तक के लिए आपको बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है तो इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। मिड टर्म क्या है? फॉर 1 to 5 years। लॉन्ग टर्म क्या है? मोर देन 5 years। ठीक है, बैंक्स आपको तीनों तरीके का लोन प्रोवाइड करती है। इसमें आपको क्या क्या लोन अवेलेबल हो सकते हैं? पर्सनल लोन हो सकते हैं, होम लोन हो सकता है ना, कार लोन हो सकता है, बाइक लोन हो सकता है, कोई भी टाइप के लोन मतलब आपको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट इज पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज। बैंक्स आपको ये भी फैसिलिटीज अवेलेबल कराती है। क्या क्या चीज आपके लिए इसमें रहता है भाई? एटीएम फैसिलिटी रहता है ना, डेबिट कार्ड, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है ताकि आप इसके थ्रू, और 24/7, हाँ 24/7 फैसिलिटीज ये सारी चीजें अवेलेबल कराती है ताकि आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सके जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, पहले कैसा होता था ना, विड्रॉल फैसिलिटी था तो, बट बैंक में हमको विजिट करके वहां से निकालना पड़ता था। आज जगह जगह आपको एटीएम देखने को मिलता होगा, वहां से लोग अपना अमाउंट 24/7 कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट क्रिएशन। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है जब भी मार्केट में मनी की रिक्वायरमेंट हो तो उसका सप्लाई करती है। जैसे देखो, आपके हाथ में कुछ पैसा नहीं है, ठीक है, बट आप चाहते हो कि आपके घर में एसी हो या टेलीविजन हो, तो आपके हाथ में तुरंत पैसा नहीं है तो आप क्या करते हो ना, बैंक के पास जाते हो, वहां से क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू, मतलब आपके हाथ में पैसा नहीं भी है तो भी आपके हाथ में मनी का सप्लाई हो गया। इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, उधार जितना लोगों की पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना, उतना वो प्रोवाइड करके देता है थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट को क्रिएट करता है, मनी के सप्लाई को इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, मेरे को मान लीजिए मेरे को अभी डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, मेरे हाथ में पैसा नहीं है तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है ना, मैं कुछ अमाउंट डालकर वो डिजिटल बोर्ड को मंगा सकता हूं बाद में धीरे। तो क्रेडिट क्रिएशन हुआ कि नहीं बैंक्स की तरफ से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बैंकों के बीच का ट्रांजैक्शन। देखिए मान लीजिए ये 2 बैंक हैं, ठीक है, अभी होता कैसा है ना कि हर बैंक अपने आप में इतना पैसा तो होता है कि वो अपने आप में सक्षम है, लेकिन कभी कभी ये तकलीफ हो जाता है। मान लीजिए ये बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, और इन लोग को जो पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं पड़ती, शॉर्ट टर्म के लिए पड़ती है रिक्वायरमेंट। तो 1 दिन के लिए पैसे की मान लीजिए इसको रिक्वायरमेंट पड़ गया है, तो इसने बोला भाई, इसको कॉल किया, बोला कि मेरे को पैसे की जरूरत है। तो इस तरीके से ना बैंक्स आपस में पैसे का हेर फेर करते रहती है। जब इसको जरूरत होता है तो यहां से ले लेंगे, इसको जरूरत होगा यहां से ले लेंगे। ठीक है, जैसे 1 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है भाई, मेरे को 24 घंटे में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और इसी प्रोसेस को है ना हम बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं हम? कॉल मनी। ठीक है, when money is lent or borrowed for 1 day is known as call money। और बैंक्स ज्यादातर 1 दिन के लिए ही ट्रांजैक्शन करती है। ठीक है, ये है हमारे पूरे मेन फंक्शंस। बढ़ेंगे हम सब्सिडरी फंक्शंस की तरफ, ध्यान से एकदम कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए बढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की तरफ कि क्या क्या सेकेंडरी फंक्शंस बैंक प्रोवाइड करती है। तो यहां आपको देखने को मिल रहा होगा एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, है ना। यूटिलिटी जो भी मेरे को बिल वगैरह पेमेंट करना है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी या रूम का टैक्स या कोई भी हमको एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस करने होते हैं ना, वो आज हम बैंक से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विद चेंजिंग टाइम्स। इसको मैं पहले कवर कर लेता हूं। देखिए चेंजिंग टाइम्स, अभी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, है ना। तो आरटीजीएस, एनईएफटी, कई लोग डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, बैंक से ही करवा सकते हो आप, है ना। डीमैट अकाउंट जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लंबे टाइम तक के लिए रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सारे बेनिफिट अवेलेबल होते हैं। ये दोनों क्या है भाई? तो ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस है कि आप अपना पैसा ट्रांसफर
कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट क्या है, ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए पैसे गिरो, मतलब ये टाइम के साथ आपको ये सारी भी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई गई है। सेकेंडरी फंक्शन में पहला जो पॉइंट था वो क्या था, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। तो एजेंसी में पहला देख लेते हैं, आपको अंडर राइटिंग का फैसिलिटी अवेलेबल कराता है बैंक, है ना। बैंक में ये भी एक वो रहता है, बेनिफिट रहता है कि वो आपको अंडर राइटिंग क्या होता है सर, देखो सपोज एक कंपनी ने शेयर इशू किया, ठीक है, मार्केट में शेयर इशू किया। अब शेयर इशू किया, बोला कि भाई मुझे 10 करोड़ की जरूरत है ना, तो उस अकॉर्डिंग कंपनी ने अपना शेयर बेचा। लेकिन कंपनी के लिए एक यहां पे पॉइंट ऐसा होता है कि जब तक आपका 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होगा, दैट इज 9 करोड़ का अगर आपका शेयर नहीं बिक रहा है, तो आपका शेयर जो आपने इशू किया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे टाइम पे कंपनी को हेल्प कौन करता है, बैंक बोलता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भले 30% बिके, 40% बिके, कितना भी बिके, बचा हुआ जो शेयर रहेगा वो मैं खरीद लूंगा तुम्हारा शेयर, है ना। तो एक गारंटी दे देता है कि भाई तुम्हारा शेयर कैंसिल तो नहीं होने दूंगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या क्या चीज का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, देखिए हमको क्या देखने को मिल रहा है, अंडरराइटिंग का तो फैसिलिटी, अंडरराइटिंग को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, है ना। दूसरा पॉइंट, माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज फॉर स्मॉल बिजनेस। बैंक ये भी काम करती है कि छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं उनको कभी कभी स्मॉल लोन का फैसिलिटी जरूरत पड़ जाता है भाई, तो उनको ये फैसिलिटी बैंक्स प्रोवाइड करती है। सेफ डिपॉजिट वॉल, कई लोगों को सुना होगा कि अपना गोल्ड, वो लोग घर पे अपना सोना नहीं रखते, कहाँ रख देते हैं, बैंक्स में जाके अपना गोल्ड को वहां पे सेफ तरीके से डिपॉजिट करके रख देते हैं। वैसे तो उस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन वो कैसा होता है ना, वो एक बेनिफिट देता है कि आपकी चीजों को सेफ रख के देता है, ठीक है। प्रोवाइड फैसिलिटीज टू पे लाइट बिल, टैक्स चालान एक्सेट्रा, ये सारी भी बेनिफिट्स आपको दी जाती है। आपके लाइट बिल है, टैक्स है, ये सारे को पेमेंट करके देता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में। शेड्यूल्ड बैंक्स हमारे दो टाइप के, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, ये दो तरीके के हो सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स में कई बार पूछ लेते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स को एक्सप्लेन कीजिए, उसके ग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए, तो इस तरीके से आप फिगर बना दीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ नाम याद कर लेंगे तो काफी है। प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स के अंदर कौन से बैंक्स आते हैं भाई, प्राइवेट सेक्टर में कौन से हो जाएंगे, HDFC बैंक हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, है ना, ये सारे प्राइवेट बैंक्स में कवर हो जाते हैं, ठीक है। आते हैं सर इसमें ICICI भी डाल दीजिएगा। पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक में, गवर्नमेंट वाले बैंक्स में कौन से है भाई, तो SBI हो गया, PNB पंजाब नेशनल बैंक, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, ये सारे बैंक्स पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स में आ जाएंगे। फॉरेन बैंक्स की जब हम बात करते हैं तो सिटी बैंक बोल सकते हो, बैंक ऑफ अमेरिका बोल सकते हो, है ना। फॉरेन बैंक्स मतलब बाहर की कंपनीज हैं, हमारे इंडिया में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका, ये क्या नाम लिख दिया सर आपने, बैंक ऑफ अमेरिका क्या है, मुंबई जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। रीजनल रूरल बैंक्स में मतलब कोई एक लोकल स्टेट के लिए जो बैंक सिर्फ काम करता है, जैसे एक दो नाम बता देता हूं, ओडिशा ग्राम्य बैंक या छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, है ना, ये सारे बैंक्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू करने दिया, बाकी आप शेड्यूल बैंक का ये पॉइंट याद करके जाइएगा, बाकी मैंने ये आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सेंट्रल बैंक की तरफ। ओके सो बच्चों पढ़ लेते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक क्या है ना। अपने कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI। मैंने थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस किया था RBI के बारे में, सारी चीजें आपसे डिस्कस कर चुका हूं, है ना। RBI कब स्टैब्लिश हुआ है ना, डेट के साथ मैं यहां पे बता देता हूं आपको। RBI स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, है ना। नेशनलाइज का डेट बता रहा हूं 1 जनवरी 1949। ये दो डेट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको ये भी बताया, अगर एक्ट के बारे में पूछे कि RBI जो है स्टैब्लिश कौन से एक्ट के थे, ये इसका एक्ट कब आया था, तो 1934 का एक्ट बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ लेते हैं कि भाई सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का अगर हम सेंट्रल बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या है वो, तो सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। एपेक्स बैंक ध्यान में रखिएगा, एपेक्स का मतलब होता है ऐसा जो सबसे टॉप पे काम करता है, मतलब सभी बैंकों में सबसे प्रायर जो है, जो सबसे सुपीरियर है वो कौन है, सेंट्रल बैंक, और जो कि अपने इंडिया का कौन है, RBI। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि RBI इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। ओके आगे बढ़ेंगे। इनका काम क्या होता है, विच सुपरवाइजेस एंड रेगुलेट्स, इनका काम होता है सुपरवाइज करना मतलब चेक करना, एंड उनको रेगुलेट करना, चलाना
तेलंगाना द एंटायर बैंकिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री, कंट्री में जितने भी बैंक चल रहे हैं उनको सुपरवाइज करना एंड रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक, मतलब हमारी कंट्री में कौन करता है? आरबीआई। और साथ साथ में और क्या काम करते हैं भाई? तो मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करने का काम करते हैं, इसके रिगार्डिंग चीजों को फॉर्मुलेट करते हैं, बताते हैं कि भाई इस तरीके से हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को वर्क करवाना है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जब हम समझेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ कि भाई आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस है। हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई के फंक्शन क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, करेंसी इश्यूज इन द सेंस, गांधी जी बापू जो आपके हाथ में जितने भी नोट्स रहते हैं ना, या कहीं पे भी आप जितने भी नोट देखते हो वो सारे के सारे इशू करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। सभी पे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है ना। तो करेंसी इशू को ये क्या बोलते हैं, इशू करने का काम, ये पूरा काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। ठीक है, और उस पे आरबीआई के क्या बताया मैंने आपको? गवर्नर के सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अच्छा, अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक का, तो वो किसका बैंकर है भाई? नॉर्मल लोगों का, हमारा बैंकर है। लेकिन अगर हम बात करें गांधी, ये क्या बोलते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो सीएम होते हैं, जो भी मतलब गवर्नमेंट का खाता होता है, तो उसको कौन हैंडल करता है? उसको हैंडल कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई जो है गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होते हैं, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, वो सारी चीजों को हैंडल करता है। उनके अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए, वो सारी चीजों का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। भाई हमको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सरकार को भी तो पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सरकार को रोड बनाना है, अचानक से उनके पास पैसा नहीं आने वाला, हम क्यों कहीं से लोन लेते हैं? क्योंकि हमको पता रहता है कि कहीं से पैसा आने वाला है, हम ये लोन ले लेते हैं, उसका पैसा भर देंगे। गवर्नमेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से करती है। तो गवर्नमेंट का जो बैंकर है वो कौन है? आरबीआई। आरबीआई से वो लोन लेते हैं और उस पे इंटरेस्ट देकर काम करते हैं। ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट के लिए और क्या क्या काम करता है? उनके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हैंडल करना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हैंडल करना, ये सारे काम करते हैं। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक किसका बैंकर? बैंक का बैंकर। बैंक को भी कभी अर्जेंट में पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो भी कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई ही करता है। हमारा जो बैंक है ना, उसका भी कोई बैंक है ना। जैसे हम बैंक के पास चले जाते हैं कि हमारा पैसा दे दीजिए या हमको लोन चाहिए वो प्रोवाइड कर दीजिए, तो उसी तरीके से सभी बैंक के लिए एक बैंक बना है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। ठीक है, एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब होता है चॉइस। ठीक है, जब कभी ऐसा होता है कि भाई बैंक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, है ना, तो उसने एसबीआई को फोन लगाया, आईसीआईसीआई बैंक को फोन लगाया, कोटक को फोन लगाया, पीएनबी को फोन लगाया, बैंक ऑफ बड़ौदा को फोन लगाया, फोन लगा रहा है भाई मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है भाई कि लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट, तो आखिरी ऑप्शन में बचता कौन है? आरबीआई। और हर बैंक को सहारा कौन दे देता है? आरबीआई, है ना, आखिरी चॉइस आरबीआई बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल। ये जो आरबीआई जो है क्रेडिट कंट्रोल को मैनेज करने का काम करता है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या? कितना मनी का सप्लाई मार्केट में होना चाहिए और कब ज्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, ये सारी चीजों पे ये ध्यान रखता है। ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। जैसे बैंक्स को गाइड करता है कि भाई अभी के टाइम पे मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो मार्केट को लोन कम प्रोवाइड करो, है ना, नहीं तो इन्फ्लेशन और बढ़ता जाएगा, महंगाई और बढ़ता जाएगा। अभी मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में डिफ्लेशन आ जाता है, मतलब लोगों के हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो बैंक क्या, आरबीआई क्या करता है? बैंक्स को बोलता है कि भाई तुम ज्यादा पैसा, ज्यादा लोन प्रोवाइड करो लोगों को, है ना, ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ सके। ठीक है, तो ये डिफ्लेशन खत्म हो सके। तो बैंक्स को गाइड करता है आरबीआई कि भाई उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट कंट्रोल किया जा सके। और क्रेडिट कंट्रोल क्या क्या चीज को यूज करके करता है? सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, अभी मॉनेटरी पॉलिसी में सब कुछ पढ़ेंगे, है ना, तो आरबीआई ये सारे के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल करता है। लास्ट पॉइंट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज, भाई हम जब भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, तो क्या हमारे घर पे फॉरेन एक्सचेंज पड़ा रहता है क्या? नहीं, हम ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी मामला होता है ना, वो पूरा का पूरा हैंडल कौन करता है?
आरबीआई हैंडल करता है, आरबीआई के अंडर में आती है ये सारी चीजें, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग जितने भी वर्क हैं वो पूरे के पूरे कहां जाते हैं, आरबीआई के पास। तो आरबीआई जो है वो कहलाता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप अपने पास वो पैसा रख के कोई वैल्यूएशन नहीं बना सकते हो, आपके पास वो पैसा बिना मतलब का है। आपको जो भी पैसा है फॉरेन का वो कहां पे जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का पूरा लेखा जोखा किसके पास रहता है, आरबीआई के पास। आप उससे बिना परमिशन लिए कोई भी फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में नहीं ला सकते, है ना, ठीक है। चलिए, ये था हमारे मॉनेटरी फंक्शंस। ये आरबीआई के हम कौन से फंक्शंस पढ़ रहे थे, मॉनेटरी फंक्शंस। अब पढ़ेंगे हम नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, नॉन मॉनेटरी फंक्शंस मैं डायरेक्ट सिखा दूंगा। यहां पे इसको मिटा के यहां लिख लेता हूं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं नॉन मॉनेटरी फंक्शंस के। नॉन मॉनेटरी फंक्शंस क्या है, ये तो मॉनेटरी फंक्शंस थे, है ना, मनी के रिगार्डिंग। नॉन मॉनेटरी फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं आरबीआई के, तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। हाँ पता है हमको भाई, सभी बैंक्स को रेगुलेट करना, है ना, मॉनेटरी फंक्शंस को रेगुलेट करना, ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना, उसको रेगुलेट और सुपरवाइज करने का भी काम दिया गया है आरबीआई को, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोशनल फंक्शन। अच्छा, प्रमोशन का मतलब क्या होता है सर, प्रमोशन करने का मतलब लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक बात बताना, है ना। तो आरबीआई क्या करता है ना, जितने भी जरूरी चीजें होती है या जरूरी इंफॉर्मेशन होता है फाइनेंस के रिगार्डिंग, वो सभी लोगों तक, गांव शहर पूरा इंडिया में लोगों तक पहुंचाने हैं। वो रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू, आजकल तो ज्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू ही काम हो रही है ना। तो आपके जितने भी फाइनेंशियल वाली चीजें हैं ना, उसके रिगार्डिंग प्रमोशनल फंक्शन करता है। वो सभी लोगों को बताता है कि भाई आपको किस तरीके से आपको फाइनेंस हैंडल करना है, कैसे अपना काम करना है। थर्ड इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, जन धन योजना। आपने नाम सुना होगा जन धन योजना का, है ना, जो कि मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। ये जन धन योजना का मेन मकसद क्या था भाई, मेन मुद्दा क्या था, जन धन योजना का मेन मुद्दा था कि सभी लोगों के हाथ में, मतलब सभी लोगों का बैंक अकाउंट हो, जीरो बैलेंस खाता खुलवाया जा रहा था, है ना, याद होगा आपको। तो इसमें क्या था ना कि सभी लोगों के पास अपना एक अकाउंट हो, जिसमें अगर गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट पहुंचाना होता है, पहले कैसा होता था, कैश के थ्रू पहुंचाते थे, मुखिया जी तक पहुंचा, मुखिया जी के बाद लोगों तक पहुंचा ही नहीं, है ना। अगर पहुंचा भी तो अगर गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया दिया है तो उनको 10,000 या 5,000 तक मिलता था। तो अभी क्या क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, भाई सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, डायरेक्टली उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा उनके अकाउंट में, ऐसा प्रोसेस ला दिया गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सभी लोगों को के पास बैंक अकाउंट हो, सभी लोगों को जानकारी हो बैंक अकाउंट के बारे में, है ना, सबके पास नॉलेज हो फाइनेंस के बारे में, ये सारी चीजों पे काम करना। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है भाई, तो डेवलपमेंट का मतलब गांव गांव तक बैंक्स को पहुंचाना, है ना, बैंक के ब्रांचेस को ग्रो करवाना, है ना। जैसे कोई ऐसे जगह है जहां पे बैंक्स नहीं है, एटीएम फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां तक भी ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इसी चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि सब लोगों का बैंक अकाउंट हो, सभी लोगों फाइनेंस का बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। चलिए, और ये जो जन धन योजना है ना, उसको अभी मैनेज करने का काम आरबीआई ही करता है, यही संभाल रहा है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जो कॉन्सेप्ट था जन धन योजना का कि सभी लोग जीरो खाता बैलेंस खुलवाएं, वो ओपन कर दिया और मैनेज करने का काम आरबीआई को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, मॉनेटरी पॉलिसी, और उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए सो बच्चों, बढ़ते हैं अगले और लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। एंड इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। मॉनेटरी पॉलिसी को इग्नोर करने का एकदम गलती मत करना, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको उस तरीके से आप पढ़ाई करना, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है पहले वो समझो। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है पता है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, बैंक रेट होता है। मैं पहले थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है मॉनेटरी पॉलिसी में। ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो यूज है वो आरबीआई, ये जितने भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब का यूज आरबीआई करती है फॉर डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये सारे मॉनेटरी पॉलिसीज का, इसके इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी विच
विच रेगुलेट्स द डिमांड फॉर मनी, मार्केट में डिमांड कैसा है मनी का, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करने का काम करता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करके, मतलब ये सारी चीजों में चेंजेस करके, जैसे मान लीजिए CRR में क्या करेगा, बढ़ा देगा, है ना, तो लोगों के हाथ में पैसा जाना कम हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आना ये कॉन्सेप्ट, देखो ना अभी समझ में आएगा जब मैं क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर समझाऊंगा। फिलहाल आप मॉनेटरी पॉलिसी समझ लो कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी का ये काम होता है कि मार्केट में जो सप्लाई हो रहा है मनी, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से कम या ज्यादा किया जाए, वो प्रोसेस पे काम करना। और इसका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ, जिसमें हम ये दोनों चीजों को बहुत ही बारीकी से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स पे। देखिए सारे कॉन्सेप्ट को है ना थोड़ा बारीकी से समझाऊंगा इसके मेजर्स को, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, इस चीज का मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे मार्क कर लेता हूं, यहां एक एक टॉपिक समझाऊंगा देन मिटाऊंगा। देखिए क्वांटिटेटिव मेजर्स में पहला पॉइंट क्या बोला है, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है सर, अभी देखिए एक सेंट्रल बैंक है और इधर कौन है, कमर्शियल बैंक। इसका नाम रख देता हूं सेंट्रल बैंक, और ये हो गया हमारा कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक। अब ध्यान देंगे, अभी मान लीजिए कमर्शियल बैंक को दो तरीके से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो होता है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड, एंड दूसरा कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। जैसे यस बैंक था, वो कंपनी डूब रही थी तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, है ना। तो कमर्शियल बैंक को दो तरीके से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। अभी कैसा होता है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को बोलता है कि सर हमको पैसे की जरूरत है, तो आप अभी मुझे पैसे प्रोवाइड कर दो इंटरेस्ट रेट पे, जितना भी इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करोगे। ठीक है, तो क्या करता है ना, सेंट्रल बैंक पैसा प्रोवाइड करता है फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म। ध्यान देना, कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसको किसने पैसा दिया, सेंट्रल बैंक ने पैसा दिया। अब यहां पे दो तरीका हो सकता है, ये या तो वो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए प्रोवाइड किया गया है या तो वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो लॉन्ग टर्म पे अगर प्रोवाइड किया गया है तो वो जो रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा अमाउंट, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट। ध्यान में रहेगा चीजें। फॉर लॉन्ग टर्म, कमर्शियल बैंक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है और उसने सेंट्रल बैंक से पैसा मांगा है, तो सेंट्रल बैंक जिस भी रेट पे, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करेगा, उधारी देगा, क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। लेकिन अगर वही मैं बात कर लूं कि शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाए, तो जो रेट पे पैसा प्रोवाइड किया जाएगा उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। देखो यहां पे रेपो रेट दिख रहा है, कंडीशन वही सेम, बस टाइम का ध्यान रखिएगा। रेपो रेट का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड किया गया है और बैंक रेट का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड किया गया है। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। अब यहां देखिए, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा रिवर्स रेपो रेट, है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सेम, ये सेंट्रल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई है और इधर कोई भी कमर्शियल बैंक है। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, रिवर्स रेपो रेट का कंडीशन समझते हैं। क्या हमेशा बेटों को ही पैसे की जरूरत पड़ती है क्या, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी फादर ऑफ बैंक जो है आरबीआई, इनको भी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो कैसा होता है ना, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को फोन करता है, भाई मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए। तो कमर्शियल बैंक बोलता है ठीक है सर लीजिए, आपने मुझ पर रेट लगाया था ना, कौन सा रेट लगाया था, रेपो रेट लगाया था ना, तो ले यही चीज यहां पे पीछे ऐड कर देंगे, रिवर्स रेपो रेट। व्हेन आरबीआई नीड फंड्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कमर्शियल बैंक लेंड्स मनी टू द आरबीआई एट रेट एंड दैट रेट इज कंसिडर्ड एज रिवर्स रेपो रेट। ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक ने किसको लेंड किया पैसा, आरबीआई को पैसा दिया, तो इसी रेट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। आई होप कि ये तीन कंडीशन आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। ये शॉर्ट टर्म में ही आएगा, ठीक है, यहां से पैसा इधर आ रहा है। आई होप लॉजिक क्लियर। अगला पॉइंट है स्टेबलाइजेशन अंडर
ये पॉइंट समझा देता हूं, फिर मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूं। स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, देखो कैसा होता है, बैंक्स को कभी कभी पैसे का इमरजेंसी में जरूरत हो जाता है ना। बैंक्स को कभी बहुत बड़ा लोन अमाउंट देना है या बहुत बड़ा पैसा मार्केट में उसको सप्लाई करना है, तो बैंक्स को कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, आरबीआई उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। जो नॉर्मल बैंक रेट और रेपो रेट था ना, उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कि भाई तुमको इमरजेंसी में अगर जरूरत है मैं दे तो दूंगा, लेकिन तुमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब तुमसे ज्यादा बड़ा मार्जिन ऐसा लिया जाएगा पैसे का, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं, बढ़ते हैं कैश रिजर्व रेशियो की तरफ। ये वन शॉट खत्म होने के बाद है ना, आप टेक्स्ट बुक नजर घुमाओगे ना, आपको सारी चीजें आएंगी, हाँ ठीक है। देखो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है भाई, कैश रिजर्व रेशियो यहां पे लिख लेता हूं CRR, और यहां एक पॉइंट रखता हूं SLR। ये दोनों पॉइंट को एक साथ समझते हैं। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जो भी डिपॉजिट कस्टमर के पास बैंक के पास आ रहा है कस्टमर के थ्रू, मान लीजिए मैं एक बैंक हूं, तो मेरे पास 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आया, ठीक है। किसी कस्टमर ने या सारे कस्टमर ने मिलकर मुझे 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो क्या मेरा डिपॉजिट अगर 1 लाख रुपए का आया तो वो पूरा का पूरा पैसा मैं लेंड कर सकता हूं क्या, है ना। पूरा का पूरा पैसा मैं उधारी पे जैसे लोन के थ्रू प्रोवाइड कर सकता हूं क्या दूसरों लोगों को, नहीं। आरबीआई ने बहुत सोच समझ के बोला भाई जिंदगी है, कंडीशन कभी भी ऊंचा नीचा हो सकता है। जैसे हमारी जिंदगी में ऊंच नीच होता है तो हम घर पे कुछ पैसा साइड करके रखते हैं ना, उसी तरीके से कैसा होता है, जो भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है पैसा, उसमें से आरबीआई ने इनको गाइड करके रखा है कि कुछ परसेंट पैसा तुमको क्या करना है, आरबीआई के साथ डिपॉजिट करके रखना है, सेव करके रखना है। जैसे हमारे पास पैसा आता है तो हम अपने मम्मी पापा के पास पैसा साइड करके रख देते हैं ना, कुछ अमाउंट, कि मम्मी कभी जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में तो आप मुझे हेल्प कर देना, ठीक है। तो उसी तरीके से कैसा होता है ना, CRR वो रेट है जो कि आरबीआई लागू कर देता है बैंक पे, बोलता है कि इतना परसेंट, अभी कितना परसेंट था, ऑलमोस्ट 4% था, कि मतलब 1 लाख का 4%, 4,000 रुपया आपको किसके पास जमा करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग रेट बताए होंगे कि पहले ये रेट से ये रेट तक वेरिएशन हुआ है, लेकिन अभी का जो कंडीशन है कितना परसेंट चल रहा है, 4% चल रहा है। आप एग्जांपल दे सकते हो कि सपोज किसी बैंक के पास डिपॉजिट 1 लाख रुपया आ रहा है और CRR का परसेंटेज 4% है, तो 4,000 रुपीज डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा किसके साथ, आरबीआई के पास, ताकि कोई इमरजेंसी कंडीशन में हमें आरबीआई से पैसा मिल सके। बात आती है एसएलआर की। एसएलआर क्या होता है सर, अब ये 1 लाख में से 4,000 आपने डिपॉजिट कर दिया आरबीआई के पास, तो अब क्या मैं 96,000 में लोन के तौर पे प्रोवाइड कर सकता हूं, होम लोन मांगने आ रहा है कोई, कुछ भी पैसा मांगना दे सकता हूं क्या, नहीं। यहां पे आपको एक और कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसमें से कुछ अमाउंट आपको अपने पास रखना पड़ेगा, जो कि वेरिएशन 20, 25%, 30% तक होता है। इतना परसेंट अमाउंट आपको अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आरबीआई आपको तब मदद करेगी जब आप बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हो तब, लेकिन आपके पास भी तो कुछ अमाउंट होना चाहिए, आपको डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने हैं, है ना। तो ये डिपॉजिट में से आपको एक तो आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा, और वही रिजर्व को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। एंड कुछ अमाउंट आपके पास रिजर्व, जैसे आपके पास जितना भी गोल्ड आ रहा है, जितना भी कैश आ रहा है, जितने पैसे आ रहे हैं, तो वो सारे जो पैसे डिपॉजिट के तौर पे आ रहे हैं आपके पास, तो वो सब पैसों का कुछ परसेंटेज एसएलआर डिसाइडेड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो परसेंटेज आपको अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि इन पैसों का आप जब भी जरूरत वाली चीजें हो तब आप उसका यूज कर सके, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, यहां पे दिख रहा होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है सर? ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। ये कौन बेचवाता खरीदाता है? आरबीआई। आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि भाई अगर हमको पैसों को कंट्रोल करना है, पैसे के सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखो ना, सीआर गवर्नमेंट क्या करती है ना, कि जैसे मान लो 1 लाख था, 1 लाख पे 4% अगर सीआरआर भरना पड़ेगा, तो बताइए कितना, 96,000 ही बचा, है ना। मतलब 96,000 ही मार्केट में सप्लाई हो सकता था, है ना। लेकिन अभी अगर गवर्नमेंट को ऐसा करना है कि मार्केट में महंगाई बहुत बढ़ रही है यार, एक काम करो, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम करो,
है ना, लोगों को लोन कम देना प्रोवाइड करो, तो कैसा करती है ना, ये 4% से बढ़ा के मान लो 10% कर दी, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, तो 10,000 तो बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, तो 90,000 ही लोन के तौर पे दे सकती है। तो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा के आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम बढ़ रहे थे, आरबीआई ने क्या किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। वहां पे क्या बोला कि भाई पब्लिक वहां पे आके अपने पैसे के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स खरीद सकती है और बेच सकती है जिनके पास अवेलेबल हो। तो आरबीआई लालच देके कैसा काम करती है समझिए। अभी ये मान लो एक कोई जनरल पब्लिक है, ठीक है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा, ये सब जनरल पब्लिक है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा। अभी देखा गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि भाई लोगों के हाथ में पैसा तो बहुत है, क्या किया जाए, उनसे कैसे लिया जाए। तो वो क्या करते हैं ना कि बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स बहुत ही डिस्काउंट में आपको अवेलेबल हो रहे हैं, है ना, बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल है, आप आओ और खरीदो यहां पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, लोग लालच के थ्रू वहां तक पहुंच जाते हैं और वहां से उनका जो लोगों के हाथ में जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट तक, आरबीआई तक पहुंच जाता है, ठीक है। और जब भी इनको ऐसा लगता है मार्केट में डिफ्लेशन हो रहा है तो ये यहां से पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं लोगों तक, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर के तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट में यही है, देखिए ना, बैंक रेट में भी यही है कि बैंक रेट अगर जैसे देखो यहां पे देखो, ये सेंट्रल बैंक था, ये कमर्शियल बैंक था, ठीक है। ये लोन प्रोवाइड करती है बैंक्स को जब भी पैसा जरूरत पड़ता है तो बैंक को जब लोन देती है ना, तो अगर मान लो इसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, महंगाई कंट्रोल करना है, लोगों के हाथ से पैसा कम करना है, तो क्या करती है ना, ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को लोन देती है कि भाई तुमको इतना % देना ही पड़ेगा। अब पॉइंट कैसा आता है, जब आरबीआई किसी बैंक से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेगा तो बैंक भी तो लोगों से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो ऐसे में कैसा होता है कि लोग लोन लेना कम कर देते हैं। तो देखो इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल दोनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे कंडीशन है क्वांटिटेटिव मेजर्स के। बढ़ते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की तरफ। देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या क्या चीजें हैं उसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए। पहला पॉइंट दिख रहा होगा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। अभी भाई लोगों को पैसा की जरूरत पड़ती है तो बैंक्स के पास पहुंचते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी तो ये बैंक तक पहुंच गया, और बैंक तक गया तो बैंक ने बोला कि भाई आपको मैं लोन तो प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन उसके लिए मुझे क्या जरूरत है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हो गया। भाई बैंक बिना सिक्योरिटी के पैसा नहीं देगी। जब देखेगी ना मार्केट में बहुत पैसा है तो आरबीआई लागू कर देती है कि किसी भी कस्टमर को आप बिना सिक्योरिटी के, बिना जैसे कोई भी असेट को बिना गिरवी रखे आप लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग लोन कम लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, इससे भी आरबीआई क्या करती है, मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर लेती है। इन शॉर्ट हम क्या समझ रहे हैं पता है, मार्केट में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना और इंक्रीज करना, ये सारी चीजों का प्रोसेस इसके हेल्प के थ्रू, ये सारी चीजों के हेल्प के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मान लो ये गोल्ड लेके पहुंच गया, ये गोल्ड लिया, 2 लाख का गोल्ड इसके पास पड़ा था, लेके रख दिया। अब बोला कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है, आरबीआई को ऐसा फील होता है कि मार्केट में पैसा बहुत है, मुझे कंट्रोल करना है, तो क्या करती है ना, मार्जिन कम देती है। जैसे 100% पूरा उनको गोल्ड का पैसा नहीं प्रोवाइड किया जाता है। जब बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में फैला होता है तो 70% दे देते हैं। नॉर्मली तो 80-85% प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा गवर्नमेंट, आरबीआई को फील होता है कि मार्केट में तो पैसा बहुत है, तो मार्जिन को बढ़ा देती है, मार्जिन घटा देती है, ठीक है। मार्जिन का गैप घटा देती है कि आपको 70% ही प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे 1 लाख का अगर आप सोना लेके आओ तो आपको 70,000 ही दिया जाएगा या 60,000 ही दिया जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट पॉइंट है सीलिंग ऑन क्रेडिट। जो भी क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है उस पर सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है एक लिमिट फिक्स कर दिया जाता है कि भाई गाड़ियों के लिए आप इतना, जैसे लोन तो बहुत सारे टाइप के है ना, होम लोन है, कार लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, कोई भी पर्पस हो सकता है। तो वो सारे लोन पे है ना कि एक लिमिट सेट कर दिया गया कि होम लोन पे हमको इतना ही अमाउंट टोटल देना है। सारे बैंक को एक लिमिट दे दिया जाता है कि आपको हर स्पेसिफिक टाइप के लोन के लिए आपको एक लिमिट दिया जा रहा है, इससे ज्यादा आप लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी करके आरबीआई क्या करती है, मनी के सप्लाई पे कंट्रोल बना लेती है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। अलग अलग, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट टाइप के रेट्स लेती है। जैसे
होम लोन अगर लेने जाते हो तो आपको अलग टाइप का इंटरेस्ट रेट अवेलेबल होता है, पर्सनल लोन लेने जाते हो तो आपको अलग लेवल का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। लेकिन आप अगर मेडिकल के लिए, मैरिज के लिए, मतलब जो नेसेसरी वाली चीजें हैं वो सारी चीजों के लिए आप लोन लेने जाते हो तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पे देखिए डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट्स, बैंक्स अलग अलग चीजों के लिए और अलग अलग अमाउंट अवेलेबिलिटी के लिए अलग लेवल ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स। आज के टॉपिक में हमने जो जो सीखा वो क्या सीखा, बैंक्स के मीनिंग क्या होते हैं, बैंक कितने टाइप के होते हैं, कमर्शियल बैंक एंड सेकेंड वन इज सेंट्रल बैंक, दोनों के फंक्शंस को हमने पढ़ा कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद क्या था कि भाई मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है ना, मार्केट में जो मनी सप्लाई हो रहा है, मनी जो जा रहा है उसको कम या ज्यादा करना अपने फोर्स को लगा के, और उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आरबीआई करती है ये काम। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।